हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस थियरी रीडर रेस्पॉन्स थियरी की। जैसे कि इसमें टाइटल में दिख रहा है रेस्पॉन्स, यानी रीडर का किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में जो भी रेस्पॉन्स आएगा, जो भी रिएक्शन आएगी, आज हम उस पूरी बहस को इसके अंडर करेंगे। रीडर रेस्पॉन्स थियरी, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले दो थियरी हमने देखी हैं। एक होती है क्लासिकल थियरी, जैसे कि एरिस्टोटल ने दी है, और इसको जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म है उसमें हम देख सकते हैं। जो क्लासिकल थियरी है उसमें कहा गया था कि जो वर्क है उसका जो बैकग्राउंड है आपको उस पर फोकस करना है, यानी जब वो टेक्स्ट लिखा गया, जब वो पीस ऑफ लिटरेचर लिखा गया, तो आपको उस समय के बैकग्राउंड पर फोकस करना है। यानी उस समय का धर्म क्या रहा होगा, उस समय की पॉलिटिक्स कैसी रही होगी, उस समय का समाज कैसा रहा होगा, और उस समय की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, कैसी रही होगी। तो इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता था, खास करके रोमांटिक क्रिटिसिज्म में। लेकिन फिर एक न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से एक न्यू थियरी आनी शुरू हुई, जिसमें जैसे कि फॉर्मेलिज्म हुआ, स्ट्रक्चरलिज्म हुआ, या दूसरी थियरी उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर फोकस किया गया था ओनली एंड ओनली टेक्स्ट पर, यानी न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट पर फोकस किया जाता था। तो हमारे पास दो थियरी हो गई। एक तो वो थियरी जो बैकग्राउंड पर फोकस किया करती थी, जबकि न्यू क्रिटिसिज्म ये हमेशा टेक्स्ट पर फोकस किया करती थी। लेकिन आज की जो हमारी थियरी है रीडर रेस्पॉन्स थियरी, ये वो थियरी है जो ना तो टेक्स्ट पर फोकस करेगी और ना ही बैकग्राउंड पर फोकस करेगी, बल्कि ये रीडर पर और ऑडियंस पर फोकस करेगी। इसको आप ऐसे समझें, जब हम कई बार मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के बाहर में कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि बताइए आपने जो मूवी देखी है वो मूवी आपको कैसी लगी। ठीक है, तो हम उस मूवी को जब देखकर आ रहे होते हैं तो हम उसके ऑडियंस होते हैं, तो हमसे रिएक्शन ली जाती है कि बताइए आपको कैसी लगी। तो जो भी हम बोलते हैं उस मूवी को लेकर वो उनके पास में डाटा सेव हो जाता है। तो इस तरह से ये जो थियरी है पूरी तरीके से ये रीडर रेस्पॉन्स थियरी है, यानी जो भी रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में सोचेगा, आइडियाज़ आएंगे, उस पर बेस होगी ये थियरी। इन्होंने कहा, जो भी क्रिटिक्स रहे हैं रीडर रेस्पॉन्स थियरी में, उन्होंने कहा कि ना तो टेक्स्ट कंपलसरी है और ना ही बैकग्राउंड ज़रूरी है, बल्कि ज़रूरी है हमारे ऑडियंस, कि हमारे ऑडियंस उससे क्या लेते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। आप टेक्स्ट लिखते रहें, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि वो टेक्स्ट हमारे रीडर को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इससे मतलब था रीडर रेस्पॉन्स थियरी को। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 से 1970 के दशक में हुई थी, और ख़ास करके अमेरिका और जर्मनी में इसकी शुरुआत की गई थी। इनका मानना था कि जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग नहीं होती, यानी टेक्स्ट के अंदर मीनिंग नहीं होती, बल्कि मीनिंग इंसान के माइंड में होती है। जैसा इंसान सोचता है, जैसी इंसान की सोच होती है, वो किसी टेक्स्ट से उसी तरह के मीनिंग ले लेता है। रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी में आपको याद रखना है, हालांकि जो न्यू क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा था कि टेक्स्ट इज एवरीथिंग, यानी टेक्स्ट में मीनिंग है। ठीक है, लेकिन रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी में ये कहा गया कि मीनिंग टेक्स्ट में नहीं होती, बल्कि मीनिंग रीडर के माइंड में ऑलरेडी होती हैं। जैसा रीडर होगा वो ऐसे ही मीनिंग उससे ले लेगा। और अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट तो चेंज हो जाता है, पर्सन टू पर्सन, रीडर टू रीडर, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम टेक्स्ट तो चेंज होता रहता है। लेकिन जब हम रीडर की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि हमारा रीडर एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव रीडर से मतलब है रीडर हमारा एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी वो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसके बारे में उसको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हमें और थियरी के बारे में भी पता होना चाहिए, तो हम एक एक्टिव रीडर माने जाएंगे। अगर हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और हम बुक लेकर बैठ जाएं इंजीनियरिंग की या किसी साइंस की या दूसरे जो है कॉमर्स वगैरह की, दूसरे फील्ड की, तो उस समय हम एक्टिव रीडर नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें डीपली नॉलेज नहीं है। यहाँ पर एक और वर्ड चलता है इम्प्लाइड रीडर। इम्प्लाइड रीडर यानी आपको डीपली नॉलेज होने चाहिए। जो भी आप पीस ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं, पीस ऑफ लिटरेचर हो या पीस ऑफ साइंस, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको उसके बारे में डीपली नॉलेज
होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक एक्टिव लर्नर की बात करते हैं, एक एक्टिव रीडर की बात करते हैं, जबकि पैसिव रीडर से कोई मतलब नहीं है। हमारा रीडर हमेशा एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। रीडर रेस्पॉन्स थियरी में जब टेक्स्ट की बात की जाती है तो इन जो क्रिटिक्स है न्यू जो रीडर रेस्पॉन्स थियरी में, उन क्रिटिक्स ने कहा है कि टेक्स्ट की कोई सिंपल मीनिंग नहीं होती, कोई सिंगल मीनिंग नहीं होती, मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, आपने थियरी पढ़ी होगी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें ये बताया गया था कि किसी भी टेक्स्ट की सिंगल मीनिंग नहीं होती है, बल्कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। तो इसी तरह से रीडर रेस्पॉन्स थियरी में किसी ना किसी तरीके से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की ये क्वालिटी है। जैसे कि उसमें कहा गया था, सेम इसी तरह से रीडर रेस्पॉन्स थियरी में ये कहा गया कि किसी भी टेक्स्ट की सिंपल मीनिंग नहीं होती है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकाले जा सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को 10 बार पढ़ा तो फिर भी ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जब आप उसको 11वीं या 12वीं बार पढ़ेंगे तो उसके न्यू मीनिंग निकाले जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ जाती है, जो दारुल उलूम देवबंद है, एक बार हमारा वहाँ जाना हुआ तो एक टीचर बता रहे थे कि मैं 40 साल से एक किताब को पढ़ा रहा हूँ, 40 साल से, और हर साल जब भी मैं इस किताब को पढ़ाता हूँ तो एक नई मीनिंग निकल कर आती है। मुझे ये बात बिल्कुल जीता जागता जो है उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद मैंने 30 साल पढ़ाया, 31, 32 ऐसे, तो हर साल जब भी मैंने उसको न्यू ईयर में शुरू किया, हर साल मैंने नए तरीके से शुरू की किताब को, तो एक नए मीनिंग निकल कर मेरे सामने आए। तो रीडर रेस्पॉन्स थियरी में भी यही कहा गया कि आप जो है पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं, हमेशा जो मीनिंग है टेक्स्ट की वो चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि कई बार जो हमारे लेंस है, यानी हम जो अपना दिमाग लेकर चलते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, कई बार वो साइको एनालिसिस तरीके से हम उसकी रीडिंग करते हैं, कई बार हम उसकी रीडिंग जेंडर थियरी के हिसाब से कर लेते हैं, कई बार हम उसकी रीडिंग फेमिनिस्ट के हिसाब से करते हैं। तो रीडर अलग अलग होते हैं। कुछ रीडर होंगे जो फेमिनिस्ट के बारे में उसमें ढूंढेंगे, कुछ रीडर होंगे जो साइको एनालिसिस के हिसाब से उसको पढ़ेंगे, कुछ रीडर ऐसे होंगे जो जेंडर थियरी को उसमें पढ़ेंगे, यानी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आप ये समझें कि टेक्स्ट की मीनिंग इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि रीडर का जो एक टेस्ट है वो अलग अलग होता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मिर्च का, और किसी को नमक का, ये सब के टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही एक टेक्स्ट को पढ़ने का तरीका भी हर इंसान का अलग अलग होता है, इसीलिए मीनिंग हमेशा चेंज होती रहती हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में रोलैंड बार्थस का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक वर्क लिखा था, द डेथ ऑफ द ऑथर। उसमें यही कहा था कि जो ऑथर है वो तो मर गया, अब ये रीडर के ऊपर है कि वो किस तरह से मीनिंग उससे ड्रॉ करता है। तो ये किसी ना किसी तरीके से रीडर रेस्पॉन्स थियरी को आप कह सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की क्वालिटीज़ हैं। हालांकि पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की इसमें बनी रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ओपन क्वालिटी है इसमें कि जहाँ पर रीडर रेस्पॉन्स थियरी कहती है कि हमेशा आपको फोकस करना है रीडर पर। तो इसी तरीके से यहाँ भी कहा गया है, रोलैंड बार्थस कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कि द डेथ ऑफ द ऑथर, कि ऑथर मर गया, अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की मीनिंग उससे ड्रॉ करेंगे। रीडर रेस्पॉन्स थियरी ने पूरी तरीके से जो फोकस थी, जो हमेशा टेक्स्ट पर फोकस बनी रहा करती थी, उस फोकस को रीडर पर शिफ्ट कर दिया। यानी जो फोकस सबसे पहले बैकग्राउंड पर रहा करती थी कि बैकग्राउंड कैसा था, उसके बाद में न्यू क्रिटिसिज्म ने कहा कि नहीं, फोकस आपकी बैकग्राउंड पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी फोकस टेक्स्ट पर होनी चाहिए। लेकिन रीडर रेस्पॉन्स थियरी में ये कहा गया कि नहीं नहीं, आपकी फोकस टेक्स्ट पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस एक रीडर पर होना चाहिए, एक ऑडियंस पर होना चाहिए कि वो उससे क्या चीज़ लेता है और क्या चीज़ वो उससे सीखता है। दोस्तों, जब एक राइटर किसी टेक्स्ट को कंपोज कर रहा होता है, जब एक ऑथर कोई वर्क लिख रहा होता है, तो उसके माइंड में भी एक रीडर होता है। हमेशा टेक्स्ट को लिखते समय या पोयम को लिखते समय हमारे अंदर भी एक रीडर रहता है। हम खुद एक रीडर की हैसियत से किसी वर्क को लिख रहे होते हैं, बार बार उसको पढ़कर देखते हैं और देखते हैं कि पढ़कर अच्छा लगा या नहीं लगा। तो जब हम कोई वर्क लिख रहे होते हैं तो उस समय हम एक रीडर की तरह काम कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, जब कोई ऑथर किसी टेक्स्ट को लिखता है तो उस समय ऑथर एक रीडर का जो रोल है उसको प्ले करता रहता है और हमेशा वही चीज़ उस टेक्स्ट में डालने की कोशिश करता है जो पढ़ने वाले को अच्छा लगे। इसी तरह जब मूवी वगैरह बनाते हैं तो वो भी वहाँ पर एक ऑडियंस की तरह रहते हैं, यानी जब उनको मूवी अच्छी लगेगी तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे औरों को देखने के लिए। तो हमेशा लिखते समय या मूर्ति बनाते समय जो भी चीज़ें हैं, हमेशा उसके काम का करने वाला अपने आप को वहाँ पर एक रीडर्स ऑडियंस इस तरह से मानकर चलता है। ठीक है। कहते हैं कि वोल्फगैंग आइजर इसमें एक क्रिटिक हैं रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी में। उन्होंने कहा है कि जब कोई वर्क लिखा जाता है, जब कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो वो रिटिन फॉर्म में होता है और एक अनरिटिन पोर्शन भी उसमें रखा जाता है, यानी टेक्स्ट हमेशा कंप्लीट नहीं होता। एक चीज़ तो वो होती है जो हमारी आंखों के सामने लिखी हुई है, हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी लिखे हुए के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि अनरिटिन होती हैं। उन्हें हमें खुद से सोचना पड़ता है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। कई बार लिखते समय राइटर ऑथर जानबूझकर चीज़ों में एक पॉसिबिलिटीज़ बनाने के लिए उसमें गैप देता है। तो वहाँ पर ये रीडर के ऊपर होता है कि वो वहाँ से क्या मीनिंग लेता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एक रीडर है वो खुद भी एक प्रोड्यूसर होता है, ना कि कंज्यूमर। यानी रीडर खुद भी चीज़ों को रिलेट करता जाता है। प्रोड्यूस यानी अपनी मीनिंग खुद से प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जो टेक्स्ट के रियल मीनिंग होंगे, ठीक है, रियल मीनिंग तो हालांकि नहीं होते, वो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं टेक्स्ट में, किसी भी टेक्स्ट में। तो ये मानते हैं कि जब ऑथर किसी वर्क को लिखता है तो वो अपनी मीनिंग को, अपने सेंस को किसी पर नहीं थोपता, बल्कि रीडर के ऊपर होता है। कुछ सिग्नल्स दे देते हैं ऑथर, बाकी वो रीडर पर छोड़ देते हैं कि वो उससे क्या मीनिंग लेता है। तो कहा है वोल्फगैंग आइजर ने कि किसी भी टेक्स्ट को लिखते समय दो चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अनरिटिन छोड़ दिया जाता है, यानी वहाँ पर क्लियरिटी नहीं डाली जाती, बल्कि एक सस्पेंस बनाने के लिए, एक कन्फ्यूज़न बनाने के लिए रीडर कुछ पोर्शन को ऑथर अनरिटन ही रखता है। हर चीज़ को क्लियर नहीं करता, बल्कि एक सस्पेंस हमेशा बना कर रखता है। इसको समझना और आसान हो जाएगा। अगर बाहुबली तो शायद सब ने देखी होगी, तो उसके लास्ट में एक सस्पेंस रखा गया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बाहुबली में ऐसी हैं जो कि समझ में आ रही थी, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझ नहीं आ रही थी, और लास्ट का जो सीन है वो शायद समझ में बहुत कम लोगों को आया होगा। एक सस्पेंस बना रहा कि आखिर क्यों मारा। तो इसी तरह से जो राइटर होते हैं, जो ऑथर होते हैं, जो लिखते हैं, तो वो हमेशा चीज़ों को हमेशा क्लियर नहीं करते, क्योंकि अगर चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी तो सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। तो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो थोड़े से पोर्शन को बस माइंड में रखते हैं, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। तो वहाँ से वो सस्पेंस क्रिएट रहता है। बाहुबली साहब ने समझ लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें तो पूरी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहाँ पर क्लियर नहीं की गई है, एक सस्पेंस बनाए रखने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि लिखते समय एक ऑथर को ये पता होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे रीडर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं। वो कोई जो है पैसिव रीडर नहीं होंगे, बल्कि वो खुद भी एक्टिव रीडर होंगे। उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या मतलब होगा, तो वो उनको प्रोड्यूसर मानकर चलते हैं, यानी वो मीनिंग खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी के कई टाइप्स होते हैं, थोड़े टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप है ट्रांजैक्शनल रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। दोस्तों, इसको लुइस रोजनब्लैट ने जो है शुरू किया था और वोल्फगैंग आइजर ने काफ़ी सपोर्ट किया है। दूसरी टाइप है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक, इसको स्टैनले फिश ने इस्टेब्लिश किया था। तीसरी टाइप है सब्जेक्टिव रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, डेविड ब्लेच ने इस्टेब्लिश किया था। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, नॉर्मन हॉलैंड ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और लास्ट है सोशल रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, इसको भी स्टैनले फिश ने इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इसके कुछ खास क्रिटिक्स हैं जो ज़रूरी हैं। नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनले फिश, वोल्फगैंग आइजर, हैंस रॉबर्ट जोस, ये इसके ख़ास क्रिटिक हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।